बाद अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं। उसके बाद अगर इतना हो जाए तो आप बढ़िए आगे, फिर आप बढ़िए करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, उसके बाद बढ़िए आप कैपेसिटर की तरफ, फिर बढ़िए आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फिर अगर ये हो जाए तो आप ईएमआई की तरफ जाइए, ईएमआई हो जाए तो आप सर्कुलर मोशन की तरफ जाइए, जिसमें वर्टिकल सर्कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वर्टिकल सर्कल को तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। उसके बाद आप जाइए वर्क पावर एनर्जी पे, उसके बाद जाइए आप थर्मोडायनेमिक्स पे, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप जाइए सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास के बाद आप जाइए रोटेशन पे। रोटेशन वाले चैप्टर में मैं आपको बोलूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, रोटेशन वाले चैप्टर में अगर रोटेशन पूरा रिवाइज नहीं हो पाया है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि मैं देखा हूं, एक एनालिसिस किया हूं, उसमें लगभग जेई मेन में 40% सवाल अभी तक जो हुए हैं पेपर, अभी तक जो जेई मेन के पेपर हुए हैं पिछले 12 15 20 साल जो भी बोल दो, उसमें 40% क्वेश्चन किससे आए हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। उसके बाद आपका आ जाएगा, रोटेशन के बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद आपका रहेगा रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के बाद आप कर दो लास्ट में काइनेमेटिक्स। ये रहेगा रिवीजन की टॉप से क्या बॉटम प्रायोरिटी। और वेक्टर वगैरह तो खैर वेक्टर को मैं काइनेमेटिक्स में ही काउंट कर देता हूं, और वेक्टर बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहां तक यूनिट डायमेंशन की बात हुई तो एरर एंड मेजरमेंट के साथ ही उसको इंक्लूड कर लीजिए यूनिट डायमेंशन को, और चाहे तो वेक्टर रिवाइज करना है तो वेक्टर को भी आप वहीं पे रखें स्टार्टिंग में ही। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।